पूछा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया। डेट याद रखिएगा, पीडीएफ में आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा, तो आप अच्छे से बस समझने पे फोकस करिए। कल ही वाला पीडीएफ है, कुछ चीज़ें मैंने अपग्रेड की हैं तो मैं आज अगेन अपडेट करके भेज दूंगा आपको। तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया था मोदी जी ने। कोविड आ गया था, आप जानते हैं, कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद में कोविड से हमारी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, और भारत को उभारने के लिए क्या, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था। डेट याद रखिएगा 12 मई 2020 को। अब बात करें कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ कब हुआ, तो ठीक है, तो ये 12 नवंबर 2020 को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 12 नवंबर 2020 को, जबकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं 12 मई 2020 को। तो ये सीधे सीधे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कितने पिलर या स्तंभ हैं, तो इसके अंतर्गत 4 स्तंभों को शामिल किया जाता है। इनको आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कौन सा पिलर इसका नहीं है। ठीक है, तो एक है भौतिक अधोसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सीधा सीधा बोलें तो अवसंरचना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा है सुशासन या गुड गवर्नेंस, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेल्थ और एजुकेशन, और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 4 पिलर जो रखे गए हैं कौन कौन से हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन 4 को रखा गया। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौन सा आधार स्तंभ नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है 12 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान, जबकि बात करें भारत में कब, 12 मई 2020 को। ये 2 डेट आपको याद रखनी है। फिर एक है बेटा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। तो ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और अगर हम देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, आपने सुने होंगे जैसे कि अगर हम बात करें GI टैग की बात करें, या कोई व्यक्ति कोई खोज कर लेता है तो उसे पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, फिर कोई डिजाइन बना लेता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन बना लेता है, तो इन सबको संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है वैश्विक स्तर पर, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO काम करता है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसका दिवस कब मनाते हैं, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस वैसे कब मनाते हैं, 22, क्या आगे तो बोलो, 22 मार्च को क्या मनाते हैं। और तो विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तीनों पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। 2 फेब को क्या मनाते हैं वैसे हम, विश्व नम भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे। 16 सितंबर ओजोन दिवस। इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाइएगा। 16 सितंबर को ओजोन डे, कौन सा प्रोटोकॉल है ओजोन के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए। चलिए बढ़िया। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ट्रिप्स की स्थापना बेटा, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो 1995 में आए थे। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट कब आए हैं, 1995 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो अब जो आगे 15-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, जितनी देर बात चले, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते चलिएगा। पहले हमने एक्चुअली चार्ट के फॉर्म में ही बना दी हैं चीज़ें, जिससे कि आपको सीधी सीधी चीज़ें पता हो। जैसे विच वाज द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक ऑफ कंट्री, तो भारत का पहला, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। विच वाज द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक ऑफ द कंट्री, तो भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो कौन सा है आपका पंजाब नेशनल बैंक, 1894। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुए थे,
तो आपको ध्यान रखना है 1921 में इंपीरियल बैंक स्थापित हुए थे। 3 इंपीरियल बैंक थे, जानते हैं आप लोग? चलो अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। एसबीआई कब राष्ट्रीयकृत किया गया या एसबीआई का कब नेशनलाइजेशन किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। और आप जानते हैं कि 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाते हैं हम, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं विधान चंद्र रॉय की। तो एसबीआई डे क्यों? क्योंकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया? तो भारत में बैंकों के लिए संकट का समय कौन सा था? तो 1913 से 17, 1913 से 17 तक का समय बैंकिंग संकट का समय था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई व्हेन बैंक डिपॉजिट इंक्रीज? अब अगर हम देखें कि बैंकों में जमा जो है वो बढ़ जाए तो मनी सप्लाई क्या होगी? भाई बैंकों में जमा बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा लोन बांटेंगे वो। समझ में आ रही है ना बात? द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑन बैंक इज नॉट लिमिटेड बाय विच एलिमेंट? तो इंटरेस्ट रेट से क्रेडिट क्रिएशन को लिमिटेड नहीं किया जा सकता। विच कमिटी वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो एडी गोरावाला समिति। याद रखिएगा, एसबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बना? एडी गोरावाला समिति 1952। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट वुमेन्स बैंक एस्टेब्लिश्ड इन कंट्री? तो आपको याद रखना है नवंबर 19 2013 को मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, लेकिन ध्यान रखना है बैंक कहाँ बना था? मुंबई में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि क्या है आपका व्हेन एंड वेयर। तो कहाँ? मुंबई में बना था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे आपसे पूछे भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, लेकिन स्थापित कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये 2013 का इंसिडेंट, जब श्रीमती कौन है भारत की मतलब अप्रत्यक्ष प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं, सोनिया गांधी मैडम। तो सोनिया गांधी मैडम ने नरीमन हाउस मुंबई में इसका उद्घाटन किया था। मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, लेकिन उद्घाटन कौन कर रहा था? ठीक है, इसलिए मुझे ये इंसिडेंट अभी तक याद है। चलो खैर, 2013 का है, 19 नवंबर 2013 मुंबई में स्थापित हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। विच बैंक इन द वर्ल्ड हैज लाइकनेस ऑफ द मदर ऑफ सेंट्रल बैंक? तो याद रखिएगा, विश्व में किसे सेंट्रल बैंक की माता जी कहा जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, सारे बैंकों की मैया हैं ये। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक जैसे हमारा केंद्रीय बैंक है, ऐसे फेडरल बैंक यूएसए का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड वालों का है। तो इनका काम क्या होता है? तो करेंसी इश्यू क्या करेंगे? इश्यूएंस द करेंसी, पेपर करेंसी रिलीज करते हैं। भाई सेंट्रल बैंक की तो है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? अच्छा, अब ये मत बोलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, आरबीआई हमारा बैंकों का बैंक है, आरबीआई हमारा गवर्नमेंट बैंक है, आरबीआई बैंक ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का बैंक है। ये सब नाम किसको दिए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। ठीक है। फिर है सिंस व्हेन इज द मिनिमम करेंसी फंड ऑफ इंडिया इज करंट नोट इशुएंस सिस्टम बीइंग अडॉप्टेड? तो बेटा अच्छे से ध्यान रखना कि मिनिमम जो कोष व्यवस्था थी वो हमने 1957 से स्टार्ट की है। जैसे ऐसे मान लो कि अगर आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो वो नोट नहीं छापेगा। क्या आ गया? व्हाट इज व्हेन इज कंसीडर्ड एज ए विजी पीरियड फ्रॉम द विजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू? तो भैया कब होता है बैंकों का विजीनेस पीरियड? अक्टूबर नवंबर और अप्रैल से मई के बीच में ज्यादा विजी होता है इनका पीरियड। फिर विच कमीशन मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल बैंक? अब देखो दो अलग अलग बातें। आपसे पूछा जाए कि हमारा आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे बना, समझना, तो आंसर आएगा कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन। लेकिन अगर पूछे कि पहली बार केंद्रीय बैंक या आरबीआई को बनाने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी, तो वो थे चैम्बरलिन कमीशन 1914। दो अलग अलग बातें, सुन लीजिएगा। विच कमीशन मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया? तो चैम्बरलिन कमीशन।
चैम्बरलेन कमीशन ने पहली बार केंद्रीय बैंक बनाने के लिए अनुशंसाएं दी थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपसे पूछिए आरबीआई का गठन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ तो आप चैम्बरलेन लगा दें, नहीं। ठीक है। व्हेन एंड फॉर हुम वाज द हिल्टन यंग कमीशन, तो किसके लिए? टू गिव सजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक इन 1926। ठीक है, तो 1926 में केंद्रीय बैंक बनाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी अनुशंसाएं दी थी। अब देखो 1926 में दे रहे हैं ये रिकमेंडेशन, जबकि आरबीआई बन कब रहा है? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, जबकि हिल्टन यंग कमीशन कब दे रहा है अपनी सजेशन? 26 में। चैम्बरलेन साहब कब दे चुके? 1914 में। चैम्बर तो 14 में ही आ गया, 14 चैम्बर। और हिल्टन यंग, ठीक है, तो हिल्टन यंग जो थे, कैसे याद रखोगे? HILTON, 6 अल्फाबेट को कनेक्ट कर देना। 1926। On the recommendation of which committee the RBI has started announcing monetary policy every 2 month? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? जैसे पहले क्या होता था, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी ना कैसी होती थी, हर 3-3 महीने में होती थी, 3-3 मंथ में। अब आरबीआई की पॉलिसी बाई मंथली है, मतलब हर 2 महीने में आरबीआई की पॉलिसी आती है। तो किसके? उर्जित पटेल जो थे, कौन थे ये? आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पर द्विमासिक कर दी गई। फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, पहले आरबीआई की जो पॉलिसी आती थी वो 4 आती थी, मतलब इनकी रिपोर्ट जो आती थी, समझिएगा, मॉनिटरी पॉलिसी 3 महीने 3 महीने 3 महीने, जैसे 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे आती थी। 3-3 मंथ पर आती थी। लेकिन बाई मंथली किसने करवा दी? तो उर्जित पटेल। अब हमारे आरबीआई की जो पॉलिसी आती है वो हर 2 महीने पे आती है। एक बात क्लियर? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। किसकी रिकमेंडेशन पे हुई? हिल्टन यंग कमीशन की। लेकिन इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी? 1926 को। चैम्बरलेन कमीशन कब बना? 1914 को। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम करेंसी फंड सिस्टम कब से लागू किया गया? न्यूनतम कोष रखने की बात 1957 में। अगर आपसे पूछे डेसिमल सिस्टम कब से लागू हुआ, तो भी 1957 से ही लागू हुआ, दशमलव प्रणाली। ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखें तो महिला बैंक कब बना? तो 19 नवंबर 2013 को बना था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और किसकी रिकमेंडेशन थी? तो MBN राव साहब की रिकमेंडेशन पे बना था। फिर इसके बाद आपसे SBI जो है उसका गठन किसकी रिकमेंडेशन पे? तो AD गोरावाला 1952। बैंकों की क्राइसिस का समय 1913 से 55। SBI कब बना? 1 जुलाई 1955 को बना था। इंपीरियल बैंक कब बने? 1921 को। और भारतीय बैंक पहला तो पंजाब नेशनल बैंक 1894। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फिर एक, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल क्या है या बिटकॉइन क्या है, ऐसे कभी कभार प्री में क्वेश्चन पूछे गए। तो बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, डिजिटल करेंसी है, इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। 2008-9 में सातोशी नाकामोटो, कितना बढ़िया नाम है, तो सातोशी नाकामोटो ने, जापान के ही होंगे नाकामोटो तो इन्होंने इसको डेवलप किया था। मतलब कितने इंटेलिजेंट होते हैं लोग, आप ये सोचो। मतलब जिस चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसमें भी लोग कितना फंड लगा के रखे हैं। अच्छा, कई लोग लुट गए इसके चक्कर में, बिटकॉइन के चक्कर में। लेकिन अगर ये असली उस पे आ गई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इसके बड़े फेवर में है, अगर ये बिटकॉइन चल गया, अब तो आपको पता है ना, अंबानी जी भी निकाल रहे हैं अपनी तो जियो करेंसी। तो आभासी मुद्रा जटिल कंप्यूटर एल्गोरिज्म और कंप्यूटर शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई थी, जिसे माइनिंग कहा जाता है। बस कुछ नहीं, बिटकॉइन क्या है? तो एक डिजिटल करेंसी है, इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। 2008-9 में सतोशी नाकामोटो ने इसको बनाया था। बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करते हैं, अपने पास समय नहीं है आजकल। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, तो 2016 में पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल 2016 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। शीर्ष स्तर की बैंक नियुक्तियों पे सरकार को सलाह देना
और बैंकों को व्यावसायिक रणनीतियों और पूंजी जुटाने के लिए योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। आपको पता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन किसको बनाया गया था? सीएजी थे जिन्होंने कांग्रेस गिराने में पूरी भूमिका निभाई थी, विनोद राय साहब को, तो इन्हें इसका हेड बना दिया था। क्योंकि सीएजी के पद के साथ एक चीज है कि आप भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे सीएजी, बट सीजे से इस्तीफा देने के बाद या रिटायर्ड होने के बाद, तो ये तो सरकार से अलग है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये क्या करती है ऑटोनोमस बॉडी? यूपीएससी का सीधा क्वेश्चन भी था। तो शीर्ष स्तर की बैंक नियुक्तियों पे सरकार को सलाह देना, व्यावसायिक रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजना में सहायता देना इसका काम था। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? देखो याद रखना, फरवरी 2016 में तो ये बना था, ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल 2016 से इसने काम करना शुरू किया। पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, सेबी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से आएगा जरूर, तो कृपया करके एकदम ध्यान से सुने। बाद में आप वहां याद कर पाए ना कर पाए ये एक अलग समस्या है, लेकिन याद रह जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है, इसलिए अच्छे से सुन लीजिए। सेबी की स्थापना, और मैंने इतना कट शॉर्ट किया ना, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, 2 दिन से मैं 3 दिन से यही कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लैपटॉप काम करना बंद कर देता है आखिरी टाइम पे। अब जैसे ही पीडीएफ बना के डालने की बारी आई वो काम नहीं करता है, तो इसलिए लेट हो गए हम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। सीधा प्रश्न आता है 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन ये गैर संवैधानिक निकाय था। पूछा जाता है किसकी रिकमेंडेशन पर? ठीक है, तो नरसिम्हन समिति की रिकमेंडेशन पर इसे 30 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक दर्जा दिया गया था। आंसर क्या लगाओगे? अगर आपसे पूछें कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, तो 1992 में वैधानिक, ठीक है, सांविधिक निकाय। लेकिन अगर पूछे स्थापित कब हुई, तो 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान प्रमुख कौन है सेबी की? माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो माधवीपुरी बुच जो है अभी बहुत आई चर्चा में, इन पे बहुत आरोप लगे, इनके पति ने किसी में शेयर ले रखे थे तो उन सब पे। तो माधवीपुरी बुच जो है इसकी क्या है? वर्तमान प्रमुख है। रीजनल ऑफिस कहाँ है? तो कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। कब से इसने काम करना शुरू किया? तो 30 जनवरी 1992 को ये क्या बन गया? 1992 के एक्ट के माध्यम से एक वैधानिक या सांविधिक निकाय बन गया। पहले इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988। कोई नहीं इतना पूछ रहा, बस ये डेट याद रखिए। कब हुई सेबी की स्थापना? 12 अप्रैल 1988 को, बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ध्यान रखिएगा। फिर है ई रूपी। तो आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को भारत की पहली डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया जारी किया था। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कब? 1 दिसंबर 2022 को। आरटीजीएस का एक बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको पता है आरटीजीएस जब तक नहीं होते थे, पैसा आज जमा करो कल तक अकाउंट में नहीं आता था, फिर पूछने जाते थे क्यों भैया रसीद तो सही है, नहीं तो आपने ऐसी लिख के दे दिया हो घर में रख लिए हो पैसे। अरे बड़ा टेंशन होता था लोगों को, क्योंकि वो ऐसे रजिस्टर में चढ़ा देते थे। अच्छा, बड़ी बात ये है कि वो लेके चला जाए रजिस्टर के साथ पैसे को। अब आपके पास क्या है? और वो भी इतनी सी पर्ची होती थी जिसपे वो ऐसे सील लगा के दे देते थे। तो आरटीजीएस होने से आप देखिए, आप यहाँ जमा करते हैं 5-10 मिनट में, और कई बार तो इंस्टेंटली, डिपेंड अपॉन जैसा वर्क करने वाला व्यक्ति हो, मतलब तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 29 अप्रैल 2004 को ये स्टार्ट हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की एक विधि है। यूपीआई, ठीक है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपको बस इतना याद रखना है कि ये एनपीसीआई ने कब स्टार्ट किया? 2016 में स्टार्ट किया था 21 सदस्य बैंकों के साथ। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगवा रहे हैं, सब जानते हैं यूपीआई खूब करते हैं आप लोग। तो यूपीआई कब? 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। फिर यूपीआई 2.0 आया, तो 2.0 कब? 2018 में। तो यूपीआई कब लॉन्च किया गया? 16 में। और 2.0 कब लॉन्च किया गया?
2018 में। ठीक है, फिर है डिजी साथी। तो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान उत्पादों सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर डिजी साथी लॉन्च किया था। किसने? एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, रुपे कार्ड, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो रुपे जो है ना बेटा, एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई एक नई कार्ड भुगतान योजना है। कब? तो रुपए को 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ईयर पूछ सकते हैं। देखो मोदी जी ने सब कुछ उसी समय शुरू किया। ठीक है, जैसे ही आए मतलब 14 में तो जो धड़ाधड़ काम हुए ना, आप बस उनको याद रखना। तो 8 मई 2014 को मतलब देख रहे हो अब एकदम बिल्कुल आते से किया वाला काम है ये। तो रुपे कार्ड विकसित करने की जिम्मेदारी आरबीआई द्वारा 2010 में एनपीसीआई को सौंपी गई थी। एनपीसीआई ने अप्रैल 2013 में ही रुपे सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन राष्ट्र को समर्पित कब किया? 2014 में राष्ट्रपति ने समर्पित किया था। ठीक है, फिर है भीम ऐप। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली है। जैसे बोलते हैं कि आप बाकी गूगल पे फोन पे ना करके क्या करिए, भीम उपयोग करिए। और सबसे ज्यादा प्रचलन इनका कब बढ़ा? दो स्थितियां हैं। एक, जब इन्होंने रुपया बंद कर दिया, ध्यान है ना, करेंसी नोट बंद किए थे। और सबसे ज्यादा बढ़ा ये कोविड के बाद। कोविड में मतलब हम छुएंगे नहीं, हम तो नोट भी नहीं छुएंगे साहब, ये लो स्कैन दो, स्कैन करो और काम खत्म हो जाए। तो भीम याद रखिएगा आप अच्छे से। तो 30 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया भीम। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। अब ये जो गोईपुरिया है, याद आ रहा है आपको कुछ? तो गोईपुरिया क्या है बेटा कि टू इम्प्रूव कस्टमर फैसिलिटीज इन ए बैंक, तो कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1990 अंडर द चेयरमैन ऑफ एम.एन. गोईपुरिया। कीपिंग इन द माइंड सजेशन फॉर दिस कमिटी, बैंकिंग ओम्बुड्समैन लॉन्च इन 15 जून 1995। तो ये पूछा जाता है, हिंदी में नहीं दिया है शायद। तो गोईपुरिया कमिटी ना, बैंकिंग ओम्बुड्समैन समझते हैं, पहले तो ओम्बुड्समैन समझते हैं। ओम्बुड्समैन मतलब लोकपाल भारत का। तो बैंकिंग के लिए लोकपाल व्यवस्था लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोईपुरिया साहब को दिया जाता है, एम.एन. गोईपुरिया को। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी खूब प्रचार प्रसार करते हैं। आपका पैसा फंस गया, आप एटीएम से पैसा लेने गए थे, आपका पैसा नहीं निकला, तो आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कीजिए। ठीक है, अब आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो यही है बैंकिंग ओम्बुड्समैन बैंकिंग लोकपाल योजना 15 जून 1995 को। तो बैंकिंग से संबंधित अगर कोई भी आपको परेशानी है, पहले आप अपनी कंसर्निंग बैंक से शिकायत करिए। अगर वो उस पर कोई काम नहीं करते हैं तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 15 जून 1995 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? अब जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा कि आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? इकोनॉमी किन किन का था ग्रेजुएशन में? अरे 11th 12th में बताओ। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी यानी मात्रात्मक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव मतलब बैंक रेट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बैंक रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, बोले बढ़ा दो, नहीं लेंगे बैंक ज्यादा पैसा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर। ठीक है, ओपन मार्केट अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ। एलएएफ और मार्जिनल फैसिलिटी, ये सब आपके कैसे हैं? ये आपके सब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब गुणात्मक नहीं है, ये मात्रात्मक है। मात्रा को हम रोक लेंगे तो कंट्रोल कर लेंगे। क्वालिटेटिव में जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष रूप से हम कोई कार्रवाई कर देंगे। तो दो तरीके से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। पहले बैंक ही पूरा कर दें फिर बताएं ये। एक मिनट। हाँ हाँ, चलिए अब हम आते हैं जैसे लीड बैंक, ये बहुत आया एग्जाम में।
1969 ना भारत के इतिहास का एक ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर है जिससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। इसरो की स्थापना 1969 में, 5 जगत वर्गीकरण 1969 में, और क्या हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ 1969 में। इसरो कब बना था वैसे? 15 अगस्त 1969 को। तो लीड बैंक योजना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी स्टेट ने पूछा है। लीड बैंक को हम हिंदी में अग्रणी बैंक योजना भी कहते हैं। तो ये 1969 में शुरू की गई थी गाडगिल समिति की रिकमेंडेशन पे। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाता है। होता ही है, जैसे मान लो भोपाल है, भोपाल में आपने देखा होगा एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो मुझे नहीं पता कि एसबीआई है या नहीं, मैं जस्ट एक कह रहा हूँ। तो हर एक जिले के एक बैंक को लीड बैंक बना दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली भोपाल का लीड बैंक एसबीआई ही होगा। ठीक है, तो अब वो बाकी सारे बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी चीजें, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करता है। तो लीड बैंक योजना में एक बैंक को उस जिले का लीड बैंक बना दिया जाता है और बाकी बैंकों को वो लीड करता है उस जिले के लिए। 1969 में गॉडगिल समिति की रिकमेंडेशन पर इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईडीबीआई की स्थापना बेटा 1964 में हुई और 1976 में आरबीआई से ये अलग हो गया था। कब बना ये? सीधा पूछते हैं तो 1964 में जुलाई में बना था। उद्देश्य क्या था? तो बड़े और मध्यम औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता और उद्योगों के विकास, नाम में ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या करेगा? जो भी बड़े उद्योग हैं उनके विकास के लिए काम करेगा। आज भी आप जानते हैं आईडीबीआई बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे आईसीआईसीआई एक बड़ा बैंक, आईडीबीआई एक बड़ा बैंक, और कौन सा? एसबीआई एक बड़ा बैंक। अगर आप देखो ना, अगर ये बैंक गिर जाएं, जिस दिन आप देखना, जैसे कभी शेयर मार्केट जो लोग भी जानते हो, या अगर ये गिरते हैं ना, तो आप देखेंगे कि निफ्टी भी गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा, सबको ये नीचे खींच के ले आएंगे। और अगर आपका आईसीआईसीआई भी अगर मान लो ऊपर उठ रहा है, तो ये अकेला, या रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अकेले पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जाने की कुव्वत रखते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में की गई थी। बस अब आ जाते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी, 2 अप्रैल 1990 को। सेबी कब बना? वेरी गुड। तो 12, ये याद रखना, बस यही है, बस इतना ही खेल है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। तो 2 अप्रैल 1990 को, और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जबकि सेबी का हेडक्वार्टर, आप ऐसे ही सोच लो यार, सेबी किसको कंट्रोल करता है? शेयर बाजार को। और शेयर मार्केट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट। बस ऐसे ही समझ लो, कुछ नहीं अगर याद ना रहे तो। फिर एक है आईएफसीआई। ठीक है, अब देखो समझना थोड़ा सा, ये क्या था? आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई 1964 का, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो आईएफसीआई है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। देखो डी और एफ में कंफ्यूज मत होना, आईडीबीआई और आईएफसीआई। आईडी, डी मतलब 4 होता है, आईएफसीआई। ठीक है, तो आईएफसीआई 1948 में स्थापित हुआ था और 1 जुलाई 1993 को इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं बता रहा अभी पब्लिक कंपनी में कब बदला। आप तो इतना याद रख लो कि आईएफसीआई कब बना? 1948 में बना। उद्योग, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम क्या करेगा? तो जो भी उनकी औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करेगा औद्योगिक क्षेत्र को। फिर नाबार्ड, फिर बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सिडबी, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई, मतलब आने तो इन्हीं में से ही है क्वेश्चन। तो अब याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यूपीएससी ने तो सोचो इसका फुल फॉर्म तक पूछ लिया था, कभी बैंक आगे, कभी बैंक पीछे, कभी एग्रीकल्चर आगे, कभी एग्रीकल्चर पीछे,
ऐसे ही में ही घुमा देते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है इसका फुल फॉर्म? सॉरी, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। और किसी की स्थापना हुई है 82 में? तीन चीजें बता दो आप तो छोड़ो। सेबी कब? 1988 में। कब? 12 अप्रैल। ठीक है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982। और सिडबी कब हुई थी? सिडबी की देखो अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना बस। 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, तो अब नाबार्ड हो गया हेडक्वार्टर मुंबई में, जबकि सिडबी का कहाँ था? लखनऊ में। ये गलत होता है क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को लगता है बैंक मतलब मुंबई, लेकिन बैंक मतलब सिडबी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यह राष्ट्र कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। तो इसके लिए एक्ट 1981 का था और यह स्थापित हुआ 12 जुलाई 1982 को। और शिवरामन कमेटी या बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसकी रिकमेंडेशन पे? बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर एग्जिम, तो एग्जिम का तो बढ़िया। अच्छा, ई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ई एक्स एक्सपोर्ट, ई एक्स आई एम, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक जो है वो 1 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ। अच्छे से ध्यान रखिएगा मतलब। और फिर क्या होता था? द इंटरनेशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट IDBI यूज टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो पहले क्या होता था बेटा? 1 जनवरी 1982 से पहले IDBI का अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात और आयात की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन अब कौन करता है? एग्जिम करता है। एग्जिम की हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय आयात निर्यात बैंक, स्थापना 1 जनवरी 1982 को, याद रखेंगे। फिर है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, 9 जुलाई 1988 को। तो राष्ट्रीय आवास बैंक कब बना? 9 जुलाई 1988 को। अब 88 में और क्या था? सेबी, सिडबी नहीं था। सिडबी तो 90 में था। सेबी कब था? 1988। डेट बताओ। 12 अप्रैल। सेबी बोल रहे हैं हम 1988 में। रात में सोते से याद आएंगी ये चीजें, थोड़ा अच्छे से दोबारा पढ़ लेना, नहीं तो पता चले कि सिर्फ पढ़ दो एग्जाम का जाके। मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक जो है बेटा 8 अप्रैल 2015 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था एक समारोह, जिसमें मोदी जी ने इसको शुभारंभ किया था। ध्यान रखिएगा मुद्रा बैंक का प्रयुक्त शब्द क्या है पूर्ण रूप से? तो इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को। फुल फॉर्म पता होगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। माइक्रो यूनिट्स, छोटी इकाइयों को, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस मतलब उन्हें विकास करने के लिए, उनको रीफाइनेंस दोबारा से वित्त प्रदान करने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई 8 अप्रैल 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी डेट पूछते हैं मुद्रा बैंक की तो आपको ध्यान रखना है 8 अप्रैल 2015। पेमेंट बैंक बेटा ये 19 अगस्त 2015 को। भुगतान बैंक, अब जैसे आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक और बहुत सारे पेमेंट बैंक आप देख रहे होंगे, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 2015 को। अब देखो मुद्रा बैंक भी 2015 का, लेकिन डेट अलग 8 अप्रैल, जबकि भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक कब का है? तो आपका 19 अगस्त 2015 का। अब SBI बता चुके हैं हम आपको 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसके राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में। चलो बढ़िया।
फिर भारतीय महिला बैंक हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो लिखा जरूर है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, मैंने ये बिल्कुल आंखों देखी थी ये वाली घटना। आप मान लेना नरीमन पॉइंट में स्थापित किया गया था, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि कैसे हुआ। तो भारत में बेटा संस्थागत बैंकिंग की शुरुआत 1806 में हुई और तीन जो निजी शेयरों वाले तीन प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए 1806 में, समझिएगा था। परमानेंट बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, मतलब समझ रहे हैं, भारत में संस्थागत बैंकिंग की स्थायी शुरुआत, स्थायी रूप से शुरुआत की बात करें तो कब, 1806 में। जैसे एक आध जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारत में स्थायी रूप से संस्थागत बैंकिंग की शुरुआत कब, 1806 में। अंतर्गत बेटा क्या किया गया, तो तीन बैंक बनाए गए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, तीन प्रेसिडेंसी बैंक, ये क्वेश्चन आता है। तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक 1806 बंगाल, 1840 बॉम्बे और 1843 मद्रास। सीधा पूछा जाता है बैंक ऑफ बंगाल कब बना, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास कब बना, 1843 में। ठीक है, तो ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक। और आप वैसे भी अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तीन प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अंडर में कर दिया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी। और कौन थे इस समय गवर्नर जनरल बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव। ए बुद्धू, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्यों कर रही वहां, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आए थे ना। चलो 1860 में बेटा संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद भारत में कई संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित किए गए। इनमें प्रमुख था जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में। संयुक्त पूंजी है, पूर्ण भारतीय नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक, पूर्ण रूप से भारतीय। पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901। इसमें सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक याद रखिएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, लेकिन पूछे संयुक्त पूंजी से पहला बैंक कौन सा बना भारतीयों द्वारा ज्वाइंट वेंचर में, तो वो इलाहाबाद बैंक। और पूर्ण भारतीय पंजाब नेशनल बैंक। अरे कुछ नहीं तो पासे पंजाब नहीं, पासे पूर्ण, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, संयुक्त पूंजी के आधार पर चलाए जाने, अब देखो भारतीयों द्वारा संयुक्त पूंजी के आधार पर चलाए जाने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। तो ज्वाइंट वेंचर से चलाया जो बैंक संयुक्त पूंजी से था वो कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अब संयुक्त पूंजी पर आधारित उपरोक्त बैंकों में से पंजाब नेशनल बैंक भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक थी। इस आधार पर पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला बैंक माना जाता है, क्योंकि सरकार की पूंजी कितनी थी, 50% से ज्यादा थी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई। तो पंजाब नेशनल बैंक 1894। अब समझो, हम फिर से रिपीट करते हैं, दिमाग दौड़ाना। 1806 में, 1806 में पहली बार स्थायी बैंकिंग की बात करनी शुरू की, परमानेंट बैंकिंग की संस्थागत रूप से। अब तीन यहाँ पे प्रेसिडेंसी बैंक बनाएगा, जल्दी बताओ। 1806 में बंगाल, फिर इसके बाद बॉम्बे और मद्रास कब कब, 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास। अब ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं, इनको एक्चुअली 1921 में क्या किया गया, इनको मिला दिया गया और तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आई? आ गई हो तो मैं नहीं लिखूं। 1806, 1840 और 1843, बोलो। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, अच्छा चलो एक प्रश्न पूछ लेते हैं, थोड़ा मन नहीं मानता है इतिहास पूछे बिना। बंगाल मतलब कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे तो बॉम्बे है। बताओ तीनों के संस्थापक कौन है?
यस प्लीज। मद्रास के संस्थापक, लाइव में कोई बोलना चाहेगा? फ्रांसिस डे। ए भैया, बैंक ऑफ मद्रास नहीं बनाया इन्हें, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि इतिहास और इकोनॉमी तो ही मिल जाए आप लोगों की। मद्रास के संस्थापक हैं ये, कौन है फाउंडर ऑफ मद्रास? बॉम्बे के गेराल्ड है? हाँ, नहीं, ठीक है। और इसके हैं कलकत्ता के जॉब चार्नक। तो जॉब चार्नक ने किसकी स्थापना की? कलकत्ता की। गेराल्ड आंगियार ने बॉम्बे की और फ्रांसिस डे ने मद्रास की। अरे भैया वापस आ जाओ, हम बात कर रहे हैं बैंक की। 3 प्रेसिडेंसी बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल 1806। अच्छा, आधी बात सुनी होगी ना किसी ने, तो पता क्या सोचेगा, 1806 में कलकत्ता की स्थापना की थी जॉब चार्नक ने। ऐसे ही सुना होगा, अगर नहीं सुनेगा मान लो ढंग से तो बैंक ऑफ बंगाल 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे सॉरी 1806 में बंगाल, 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला दो तो ये कब बन गए? क्या कहलाएंगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका क्या होगा भाई? इसका बोलते हैं ना, अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा इंपीरियल बैंक, तो इसका क्या होगा भाई? तो 1 जुलाई 1955 को इनका नेशनलाइजेशन किया गया और इसी को कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप समझ में आ गई होगी बात, कोई समस्या नहीं, सरल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। लाइव में क्लियर है? लिखा इसलिए कि दोबारा लिखेंगे आपको दिमाग में रहे। तो 1806 में बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास, और इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक किया गया और इसे बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। और उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन जब किया गया तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, 1 मिनट ये लीजिए। क्या? कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी 1806 में, नहीं ऐसी कोई ईयर नहीं है, बस ये सिर्फ फाउंडर हैं। मतलब कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नक, बॉम्बे के गेराल्ड ओंगियार और मद्रास के फ्रांसिस डे। इसलिए हमने इन्हें बैंकिंग को अलग कर दिया, नहीं तो पता चले कि किसी का इकोनॉमी और हिस्ट्री सब मिक्स हो जाए। तो ठीक है, तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा संयुक्त पूंजी के आधार पर चलाया जाने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, लेकिन पूछे भारत सरकार का ही पूर्ण भारतीय बैंक, तो इसीलिए कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में, और 1921 में मैंने आपको बता ही दिया कि ये 3 बैंक जो है इंपीरियल बैंक बन गए। ठीक है। अब 1930 में बेटा केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर बैंकिंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने की बात की गई। और आप पढ़ चुके हैं बाकी चीजें अगर आपको याद हो तो इसके बाद आप देखें कि 1934 में आता है बेटा कौन सा एक्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट आया 1934 में। और इसी एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई। लेकिन पूछिए आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन कब का था? 1926 का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ली आयोग भी 1926 का ही है। अगर हम आपसे पूछें कि पहली बार आरबीआई जैसे या सेंट्रल बैंक बनाने के लिए किसने कहा था? चैम्बरलिन ने, 1914 में चैम्बरलिन कमीशन ने। ध्यान रखेंगे। तो इससे 1934 के आरबीआई एक्ट से बेटा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गया। तो पूछिए आरबीआई एक्ट कब का? 1934 का। लेकिन आरबीआई बना कब? 1935 में 1 अप्रैल को। और 1 जनवरी को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया।
अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो आरबीआई एक्ट था, आरबीआई को अनुसूचित बैंक अर्थात उन बैंकों को जिनके नाम आरबीआई बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं का निरीक्षण करने और अधिक व्यापार अधिकार दिए गए। तो एक मतलब होता है, क्वेश्चन होता है शेड्यूल बैंक, और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो जो आरबीआई के शेड्यूल सेकंड में है 34 के एक्ट में, वो होगा शेड्यूल बैंक, तो ज़्यादा कंट्रोल होगा, और जो नॉन शेड्यूल बैंक होंगे उन पे कंट्रोल कम होगा, तो आपको हम फंडिंग भी कम देंगे। सिंपल भाई, कंट्रोल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक हैं वो हैं अनुसूचित बैंक। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार। फिर आपको मैंने बता दिया कि गोरेबाला समिति की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य 8 वर्तमान में 7 बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इन्हें अब कहा जाता है स्टेट बैंक ग्रुप। ठीक है, पहले आपको पता है कि क्या होता था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंदौर, बस इंदौर वाला इसलिए याद रख लेना क्योंकि आपके इंदौर से संबंधित है, तो 2010 में इसका विलय कर दिया गया था। इनके सबके ईयर आप याद हो जाए वो आपकी क्षमता है, बाकी ऐसा सच पूछे नहीं जाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कौन कौन से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में मिल गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 2017 में, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 2017 में, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 2017 में, और भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया। तो ये सब किस में मिल गए, स्टेट बैंक ग्रुप में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब राष्ट्रीयकरण, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछा है इसलिए मैंने इसे बोल्ड किया है, अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने देश के बैंकों को सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 1968 में भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए 2 व्यवस्थाएं की गई, एक बैंकिंग अधिनियम का निर्माण और एक राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना। इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपको 19 जुलाई 1969, मैंने कहा था ना, देखो 1969 घूम फिर के बहुत इंपॉर्टेंट, तो 19 जुलाई 1969 को बेटा 14 कॉमर्शियल बैंक या 14 कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। लिस्ट कोई नहीं पूछता, आपकी सुविधा के लिए दे दी है, मतलब नहीं है। सीधा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 14 बैंक का जो नेशनलाइजेशन था वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और किनका, जिनकी 50 करोड़ या इससे ज्यादा की राशि थी। इनमें जैसे सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, केनरा, यूनाइटेड सिंडिकेट बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर इसके बाद अब और बैंक बने, इनको भी करना है। तो एक दशक बाद 15 अप्रैल 1980, ये दूसरी डेट है जो आपको याद रखनी है। तो पूछते हैं फिर कब किया गया राष्ट्रीयकरण, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया। अब यहाँ क्या था, इनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, जबकि 19 जुलाई 1969 को जो बैंकों का 14 बैंकों किया गया उस समय क्या रखा, 50 करोड़ या उससे अधिक। अब यहाँ 200 करोड़ से अधिक थी। तो इनमें 6 बैंक कौन से थे, अब जैसे कभी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो कैसे पूछ सकता है 6 बैंकों में कौन सा शामिल नहीं था, तो आंध्रा, पंजाब एंड सिंह, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो 14 बैंकों का पहले हो गया, फिर 6 का नेशनलाइजेशन हो गया 15 अप्रैल 1980 को। ठीक, फिर यह भारत का केंद्रीय बैंक है, कौन, आरबीआई। तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो संपूर्ण मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। तो कितनी थी पूंजी, मात्र 5 करोड़ रुपए की पूंजी थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति से पहले हिल्टन यंग आयोग 1935 का आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक रखने की सिफारिश की थी। और 1 जनवरी 1949 सब पढ़ चुके हैं आप, एक आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर, सीधा पूछ लेते हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे।
लेकिन ये ध्यान रखना ये भारतीय गवर्नर नहीं है। अगर उसमें क्वेश्चन बदल जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आजादी के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे सीडी देशमुख, ये बने भारतीय गवर्नर पहले। तो भारतीय गवर्नर कौन? सीडी देशमुख। और बोले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। अच्छे से ध्यान रखेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक आप सब जानते ही हैं मुंबई में है, और 1937 से पहले रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। अगर ये प्रश्न आया तो बहुत लोग गलती कर जाएंगे। आप ऐसे समझो ना कि शुरुआत में सब कहाँ से चलता था? बंगाल से, कलकत्ता से, बस सीधी बात। तो फिर सब कुछ यही होगा। तो 37 से पहले आरबीआई कहाँ? कोलकाता में स्थापित था। भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों को दो अधिनियम के तहत संचालित किया जाता है, एक है आरबीआई एक्ट 1935 और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर पूछा जाए कि कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंकों को किन एक्ट से रेगुलेट किया जाता है, तो या तो आरबीआई बैंक या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दो के माध्यम से भारत में क्या करते हैं? बैंकों को रेगुलेट करते हैं। अब देखो थोड़ा सा आरबीआई पे फिर से, और यहाँ पे हम एक बार फिर से आते हैं। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक थे ये, इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और बाद में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करने के लिए गोरावाला समिति ने रिकमेंडेशन दी। 1952 की थी गोरावाला कमेटी, और उनकी गोरेवाले समिति की रिकमेंडेशन पे, ये गोरे जो थे इनकी रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई जो है वो बन गया था। तो ध्यान रखना गोरेवाला समिति, ठीक है। ये एक बात। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं भारत का सेंट्रल बैंक, और क्या कहते हैं बैंक ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंक, सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई। तो आरबीआई के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सेंट्रल बैंक बनने के लिए किसने बोला 1914 में? बोलो। चैम्बरलिन आयोग ने, ठीक है। फिर इसके बाद 1926 में हिल्टन यंग। तो हिल्टन यंग इसके आधार, फिर आगे क्या हुआ तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया, के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को क्या बन गया? आरबीआई बन गया। इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। फिर क्या हुआ? अभी ये 37 तक कहाँ है? ठीक है, कलकत्ता में है ये। और उसके बाद ये वर्तमान में या 37 के बाद बॉम्बे में है। और इसके भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। और अब जगह खत्म। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? नेशनलाइजेशन या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और आरबीआई एक्ट की शेड्यूल 2 में जो बैंक होते हैं वो कहलाते हैं शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक, जिन पर आरबीआई का कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934, ये दो एक्ट हैं जिनके माध्यम से भारत में बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल होता है। अब थोड़ा पॉलिटी पूछ लेते हैं। किस एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई? इकोनॉमी में नहीं, पॉलिटी में। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो संग संग सब कुछ होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक था ये। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी। जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर बैक क्लास में जाओ तो मैंने बताया था पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग 1920,
6 में बना था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना ली आयोग की रिकमेंडेशन पर, लेकिन इसके लिए एक्ट था 1919 का, याद आ रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से, क्योंकि 1919 का एक्ट कब तक काम करेगा, 1935 के पहले तक। तो 1919 के अधिनियम से लोक सेवा आयोग बना भारत में, और 1935 के एक्ट के माध्यम से भारत में फेडरल बैंक कहते हैं ना इसे हम, संघीय बैंक भारत का। तो इसके लिए एक्ट ये, और आरबीआई का एक्ट कौन सा था, तो 34 का था, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। 1 जनवरी को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो 1806, 40, 43 इनको याद रखना है। संयुक्त पूंजी वाला अवध कॉमर्शियल बैंक याद रखना है। पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894 और अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। रख पाएंगे याद, या बहुत हैवी हो जाता है एकदम से? अच्छा, मजेदार बात यह कि इतना 2-3 दिन में पढ़ाया जा सकता है। डेट बहुत सारी हो जाती है, कोई नहीं, बस इतना ही पढ़ाना था मैंने, अब पढ़ा दिया, अब सुन लीजिए, बस हो गया ये तो। अब बस आरबीआई की पॉलिसी और है, वो और सुन लीजिए, काम खत्म। कहाँ गई है लीड बैंक योजना, कब की थी? अरे लीड बैंक, अग्रणी बैंक 1969, एक जिले में एक लीड बैंक, बताया था ना। चलो अब आ जाते हैं, हमने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बताए थे। तो क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, इससे आपको मतलब नहीं है। एक्चुअल में क्वांटिटेटिव थोड़े से पूछे जाते हैं। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलएएफ और एमएसएफ, इनसे आरबीआई क्या करता है, अपनी मौद्रिक नीति, आप देखिए कि जो भी बाई मंथली पॉलिसी आती है, किसकी रिकमेंडेशन पर आने लगी 2 मंथ में? उर्जित पटेल साहब। तो उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पर ये आने लगी है। तो अब इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, इनको समझिए, बस यही है कॉन्सेप्चुअल सेक्शन, लिखना नहीं है, आराम से समझते चलिए। पहले हम बात करते हैं बैंक रेट की। तो बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक व्हेन नीडेड। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। शब्द पे ध्यान देना, अगर आप ये भूल गए लॉन्ग टर्म लोन तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है जब भी उन्हें नीड होती है, ठीक है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों को। इतनी बात समझ में आई? क्या हो रहा है कि दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहा है आरबीआई, किनको? आरबीआई किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक को। कैसा दे रहा है? लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है बैंक रेट पे। तो बैंक दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। भाई सीधी बात है, मैं आरबीआई, आप सब कॉमर्शियल बैंक, अगर मैं आपको बैंक रेट पे लॉन्ग टर्म लोन महंगा दूं, तो अब जो बैंक लोन देंगे वो कैसा देंगे? सस्ता दे सकते हैं क्या है आप? अगर मैं बोलूं मैं 20% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, अब मजा ले आप 18.19.9 भी दे पाओ, और दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, बंद हो जाएंगे बैंक, ताला लग जाएगा बैंक में। तो समझ में आ रहा है? तो ब्याज दर की, ऋणों पे ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित की बैंक रेट ने। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं, बैंक रेट का मतलब है बैंक से जो हम लोन लेते हैं उसकी रेट बैंक रेट है। अक्सर लोग यही कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो थोड़ा बचना है इस बात से। है वो वैसे रूप में, आप जैसे भाई सीधी बात, अगर हमने हाउस लोन लिया तो हमारी बैंक रेट हो गई वो, हमने कार लोन लिया तो हमारे लिए बैंक रेट हो गई, लेकिन एक्चुअल में बैंक रेट किसके कॉन्सेप्ट पे है? आरबीआई से अदर कॉमर्शियल बैंक जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उससे बैंक रेट डिसाइड होती है, क्योंकि जो पैसा आरबीआई इन्हें देगा उसी से तो वो बाकी सारी चीजें करेंगे। एक चीज क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक ऑब्टेन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
अंडर लिक्विडिटी मैनेजमेंट द आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज द रेट टू इंक्रीज और डिक्रीज इक्विलिटी लिक्विडिटी इन द मार्केट। रेपो मीन्स क्या होता है? तो रीपरचेज ऑप्शन, ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन होता है। तो पहली चीज देखो ये याद रखना है, शॉर्ट टर्म है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है बैंक 4 घंटे के लिए पैसा ले लेते हैं, तो दे दो शाम को ले लेना, अभी दे दो, कस्टमर खड़ा है, पैसे नहीं है भाई। अब जैसे कोई अमीर आदमी आ गया, बोले 5 करोड़ दो हमारे, तुमने रख रखे थे, अब बैंक के पास कैश नहीं है, तो क्या करेगा? अच्छा, मजेदार बात यह है कि बगल वाले बैंक से नहीं ले सकते आप ऐसे, क्योंकि वो कैसे दे देगा आपको, तो किससे लोगे? आरबीआई से। तो रेपो दर वह है जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियां, याद रखना, के बदले, भाई आरबीआई आपको कैसे दे दे 4 घंटे के लिए? ऐसे मैंने मुंह से बोल दिया, आप आरबीआई मैं बैंक, अरे साहब दे दो ना, शाम को लौटा देंगे, तो दे दोगे क्या? और फिर मैं शाम को आऊं ही नहीं, मुद्दा है ना। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके बदले जो अल्प अवधि, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। अब एक एग्जांपल मैं बोलूं, रेपो रेट मैंने क्या किया, बढ़ा दी, तो आपको महंगा मिलेगा लोन, और महंगा मिलेगा तो आप महंगा दोगे। यानी मार्केट में पैसा कैसा और महंगा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा? मार्केट में लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाती है, यानी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो ऑफ करेंसी कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? चलो, तरलता प्रबंधन के तहत आरबीआई बाजार में तरलता बढ़ाने या घटाने के लिए इस दर को बढ़ाता और घटाता है। तो पुनर्खरीद विकल्प है ये, रीपर्चेजिंग रेशो है, ऑप्शन है रीपर्चेज वाला। तो भाई अगर बढ़ा दिया रेपो रेट तो महंगा मिलेगा लोन, महंगा मिलेगा तो महंगा देंगे, तो निश्चित रूप से लोन कम बटेंगे, लोन कम बटेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, इससे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है, तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? लाइव वाले बच्चों, रेपो रेट क्लियर हुई या नहीं? लाइव क्लास रिप्लाई करो। तो बहुत बहुत साधारण सी भाषा में मैं कहूं कि आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक जब पैसा लेते हैं, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, और क्या देंगे? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों के बेहाफ में जब पैसा उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन, तो ये स्थिति कहलाती है आपकी रेपो रेट। अगर रेपो रेट ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता कम होगी, यानी महंगाई कम होगी। उल्टा कर लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे मैं अगर बात करूं, इनके पास सपोज इन्होंने बहुत सारे फंड दे रखे हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको यार, जैसे स्टाम्प पेपर हैं, ये सब बहुत बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। तो भाई कुछ तो चाहिए कि आप क्या कैसे पैसा दे दें हम आपको। अब रिवर्स रेपो, क्या किया हमने? रिवर्स कर लिया उस चीज को। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो व्हेन कॉमर्शियल बैंक कीप द एक्स्ट्रा मनी अवेलेबल with them in the Reserve Bank of India, the interest that commercial bank get on it called the reverse repo rate। कुछ नहीं, उल्टा कर दो सारी प्रक्रिया को। अभी आरबीआई से बैंक ले रहे थे कॉमर्शियल बैंक, अब कॉमर्शियल बैंक दे रहे हैं, आरबीआई ले रही है, तो कौन किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को उधार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज द रेट विच द रिजर्व बैंक ऑब्टेन लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक यूज इज टू रिड्यूस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो रिवर्स रेपो रेट इज द अपोजिट ऑफ रेपो रेट, निश्चित रूप से रेपो के रेपो। अब मुझे ये बताओ, देखो अब हम पूछ रहे हैं, अच्छे से सुन लेना, बाजार में तरलता कम करनी है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? लिक्विडिटी कम करनी है, लिक्विडिटी समझ में आई, मतलब फ्लो ऑफ करेंसी, तो तरलता कम करनी है तो क्या करेंगे? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे? बहुत लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन, हमें पता था बुद्धू तो बनेगा कोई ना कोई। देखो समझो क्या होता है, अब बैंक के पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, सीधे शब्दों में अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक लोन ज्यादा बांटेगा, जैसे एसबीआई के पास बहुत पैसा है
तो क्या करता है आरबीआई, बोले हमें दे दो। अच्छा अब देखना समझना, मैं एसबीआई नहीं, मैं आरबीआई, आप एसबीआई और आप जनता लोन लेने वाली। अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, आपने कहा, मैंने आपसे कहा साहब दे दो हमें। एक तरफ ये सब खड़े हैं लोन लेने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले लूं तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किस चीज में है, आरबीआई को देने में या आप सबको देने में? स्वाभाविक है यार, मुझे देने में ही है भाई, समझो ना, क्योंकि एनपीए तो होगा नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भैया, आरबीआई को दे रहे हैं, आरबीआई कहाँ भाग जाएगा, देश का बैंक, सरकार का बैंक। तो क्या होता है, पैसा आपने मुझे दे दिया जो एक्स्ट्रा फंड था आपके पास। अब अगर यही फंड आप मार्केट में देते, लिक्विडिटी बढ़ती, तरलता बढ़ जाती और महंगाई बढ़ती उससे। तो याद रखना, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों बढ़ेंगी तो तरलता कम होगी, क्योंकि रिवर्स रेपो में भी क्या हुआ, अच्छा आपने उल्टा लगाया था, मैंने पता था कि आप गलत लगाओगे, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान देना। रेपो, क्योंकि पता गलती कहां से होती, बोले रेपो के विपरीत है साहब, अभी रेपो बढ़ा रहे थे तभी, अब रेपो घटा रहे हो तब भी, तो रेपो के विपरीत है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, लिक्विडिटी कम करना। तो लिक्विडिटी तब कम होगी ना जब बाजार में पैसा ना जाए। तो बाजार में पैसा कब नहीं जाएगा, बैंक से ही ले लो, देगा क्या, समझ में आ रही ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेपो और रिवर्स रेपो आई होप समझ में आ गया होगा। बैंक रेट समझ, बैंक रेट में आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, रेपो में आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ में, रिवर्स रेपो में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ठीक है। और रेपो रिवर्स रेपो, इवन आप देखो, अगर आप अच्छे से देखो, बैंक रेट बढ़े तो भी लिक्विडिटी कम होगी, रेपो रेट बढ़े तब भी लिक्विडिटी कम होगी, और रिवर्स रेपो बढ़े तब भी लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा पैसे महंगे दे दिया आरबीआई ने बैंकों को, तो कौन लेगा बैंकों से पैसा, कोई नहीं लेगा। अच्छा आपने सुना होगा, जैसे ही कहते हैं, मतलब बड़े गर्व से एसबीआई वाले कहते हैं हमने 0.25% रेट घटा दी, और लोन देखो तुरंत बढ़ जाते हैं। तो लिक्विडिटी का कितना बड़ा फर्क है, क्लियर हो गया तीनों के तीनों। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, means that proportion of the total deposit of commercial bank which the commercial bank necessarily have to keep with the Reserve Bank of India। तो कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास इन्हें रखना होता है। द कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, सीआरआर आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इट एक्ट्स लाइक ए सील टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रॉब्लम, एक सील्ड के रूप में काम करता है बैंक की तरलता से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ड्यू टू दिस रिडक्शन द अमाउंट ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विल इंक्रीज विच विल इंक्रीज द कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ बैंक। समझ में आई बात, समझाते हैं। इस कमी के कारण वाणिज्यिक बैंक के पास पूंजी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वो ऋण सृजन की क्षमता बढ़ेगी और बैंकों की तरलता बढ़ेगी। बहुत सीधी बात करें हम, एक निश्चित अमाउंट किसके पास रखना है बैंकों को, आरबीआई के पास, जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, या तो कैश में या गोल्ड में रखते हैं। अब एक बात बताओ, आपने पैसा रख दिया, क्या रखा, कैश रख दिया, ठीक है, आरबीआई के पास। अब अगर हम कहें कि भाई हम सीआरआर हम बढ़ा रहे हैं 1%, तो आपको और ज्यादा पैसा रखना होगा अपनी टोटल जमा का, और हम कहें कि हमने सीआरआर कम कर दिया, तो क्या होगा, आपको कम पैसा रखना होगा। और जैसी सीआरआर कम होगी, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, आप ज्यादा लोन बांटोगे, ज्यादा लिक्विडिटी होगी। और उल्टा कर दो, सीआरआर बढ़ेगी, आरबीआई के पास ज्यादा रखना होगा, तो आपके पास पैसे कम होंगे, तो आप लोन कम दोगे, यानी महंगे दोगे, महंगो दोगे तो कम लेंगे। समझ गई, आ रहा है कि उड़ रहा है, पक्का आ रहा है, मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया हूं तो आया ना हो किसी को, क्योंकि इतना सरल इकोनॉमी कोई नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बेकार चीज है अगर इसी की टर्म में समझाई जाए तो। दुष्टता है ये पूरी, ऐसे ला क्या मतलब इसको ना, क्योंकि कहता क्या, इसको लोग बड़ा मतलब स्टाइल वाली स्टाइल में समझाते हैं, मतलब बैंकिंग एकदम मतलब ऐसे थोड़ी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसी खेल है क्या। तो फिर जब इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाते हैं तो लोगों को पल्ले
नहीं पड़ती है, आपको बिल्कुल सामान्य जन की भाषा में समझनी है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। इट इज मैंडेटरी फॉर कॉमर्शियल बैंक टू कीप सम पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट विद देम इन गोल्ड, फॉरेन करेंसी और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। Due to reduction in SLR, bank have to keep comparatively less proportion of their deposit with the government, due to which more amount is available with the bank for lending. सिंपल सी बात है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने पास जमा राशि का कुछ हिस्सा सोना, विदेशी मुद्रा और स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। अब सीधी बात है कि तरलता है, रखनी है। अगर SLR ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसा आपको अपने पास रखना होगा, और अगर SLR कम होगी तो आपको कम रखना होगा, और जब ज्यादा रखना होगा तो आप लोन कम बांटोगे, और कम रखना होगा तो आप लोन। अब अंतर क्या है CRR और SLR में? CRR में आपको आपका पैसा बैंक को RBI के पास रखना है, SLR में बैंक को पैसा अपने पास रखना है। ठीक है, समझ में आ रही ना? तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। SLR में कमी के कारण बैंकों को अपनी जमा राशि तुलनात्मक रूप से कम हिस्सा सरकार के पास रखना पड़ता है। अब वो सरकार कहने का मतलब है वो रखते खुद ही के पास हैं बस, और जिससे बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू रिडक्शन इन SLR, बैंक हैव टू कीप कंपैरेटिवली less proportion of their deposit with the government, due to which more amount is available with the bank for the lending. अच्छे से ध्यान रखना, मैंडेटरी है कमर्शियल बैंक के लिए कि some part of the deposit with them in gold, फॉरेन करेंसी और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा अपने पास रखना जरूरी है। अब सरकार बीच में कहां से आ गई आपको लग रहा होगा? तो बेसिकली सरकार कहने का मतलब है कहीं तो जमा रखोगे ना। अब वो कोई एक जगह होगी तो वो होगी तो गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर में ही ना। तो इसलिए आपको तो बस सरल कर लो, इसमें SLR में बैंकों को अपने पास पैसा रखना होता है एक निश्चित अनुपात में, CRR में उन्हें RBI के पास पैसा रखना होता है। अब आप खुद से सोचो, बैंक रेट बढ़ेगी तो लिक्विडिटी कम, रेपो आप जितनी रेट थी सब बढ़ा दो, सब लिक्विडिटी कम कर देंगी। तो ये कैसे हैं इनके क्वांटिटेटिव, मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रियाएं। तो अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन द RBI buy and sell government securities, treasury bill and other approved instruments to open market. It also act as a tool of credit control along with buying and selling of the government securities under public debt management. इसमें कुछ नहीं कर रहा है RBI, क्या कर रहा है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल और अन्य स्वीकृत उपकरण की खरीद बिक्री करता है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के साथ ऋण नियंत्रण के उपकरण के रूप में कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा सरकार बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। अब जैसे सरकार क्या RBI करवाती है ये सब, बॉन्ड जारी किए, जब आप बॉन्ड खरीदोगे तो बदले में आप क्या दोगे? अरे आपसे पैसा लेगी ना, तभी तो बॉन्ड मिलेंगे आपको। तो क्या किया इनने, जो भी सिक्योरिटीज थी वो जारी की, और उनसे पैसा जो था लोगों के पास वो कहाँ आ गया? RBI के पास। और जैसे ही बैंक में पैसा आया RBI के पास, मतलब लोगों के पास क्या हुआ? पैसा कम होगा। आपने सुना होगा सॉवरेन गोल्ड, और ये बहुत सारे गोल्ड जो हैं, मतलब बोलते हैं ना सरकार बैंक लोन मतलब सिक्योरिटी जारी करती है, ये सब जो चीजें जारी की जाती हैं सरकारी प्रतिभूतियां, तो इनसे क्या होगा? अगर प्रतिभूति कोई भी व्यक्ति खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो उसे पैसा देना होगा, और पैसा उसके पास कम हो जाएगा, यानी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और जब बढ़ानी है, क्या करनी है? लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो वो वापस कर देगा सिक्योरिटी को, क्या करेगा? अपने पास ले लेगा और लोगों को पैसा दे देगा। तो उस स्थिति में क्या होगी? अच्छा, सिक्योरिटी को बेचेंगे तब लिक्विडिटी कम होगी कि सिक्योरिटी को खरीदेंगे तब लिक्विडिटी कम होगी? RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी बढ़ानी है तो वो सिक्योरिटी को क्या करेगा? बेचेगा, सिक्योरिटी के बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। और अगर लिक्विडिटी कम करनी है तो सिक्योरिटी बेचेगा, और सिक्योरिटी खरीदेगा मतलब लिक्विडिटी बढ़ा देगा। समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही है आप लोगों को? फिर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF।
मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को करने के लिए इट इज मेनली यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो एलएएफ में क्या होता है बेटा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी adopted in year 2000 on the basis of recommendation of नरसिम्हन कमेटी constituted for banking reform। तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी की अनुशंसा पे एलएएफ को लाया गया था। क्या कर रहा है ये, मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करने और वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे कर रहा है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करने और वित्तीय बाजारों को स्थिर बनाने के लिए करता है। और किसकी रिकमेंडेशन पर आई, एलएएफ। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो किसके आई पे, याद रखें, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे 2000। मतलब ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ऐसे एडजस्ट करना है, बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए ये एलएएफ लेके आ गए हैं। और एक होती है एमएसएफ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कैन टेक एन ओवरनाइट लोन फॉर 1% ऑफ देयर नेट डिपॉजिट फ्रॉम द रिजर्व बैंक। एमएसएफ वाज लॉन्च इन मई 2011। ठीक है, तो एमएसएफ कब लॉन्च की गई, मई 2011 में। तो सीमांत स्थायी सुविधा वह ब्याज दर है जिस पर अनुसूचित बैंक, अब याद करो आरबीआई एक्ट 1934 की कौन सी, शेड्यूल सेकंड में जो बैंक हैं वो अनुसूचित बैंक है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये नॉन कॉमर्शियल मतलब नॉन शेड्यूल बैंक ले पाएंगे, इसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि किन के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी शुद्ध जमा नेट डिपॉजिट जो है राशि का 1% रातों रात ऋण ले सकते हैं, मतलब एक रात के लिए ये ऋण ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई, एमएसएफ की शुरुआत मई 2011 में की गई थी। अब देखो समझो, अगर किसी बैंक के पास 10,000 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे ही समझा देते हैं, ज़्यादा काय के लिए कैलकुलेशन करें, 100 करोड़ रुपए हैं बैंक के पास, और वो एक कैसा बैंक है, शेड्यूल बैंक है। तो उसका 1 करोड़ रुपए वो किससे ले सकता है, 1%। थोड़ा समझना अच्छे से, 1% रातों रात, तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना, ओवरनाइट लोन ऑफ 1% फॉर देयर नेट डिपॉजिट। तो जितनी भी उसके पास कुल जमा है उसका 1% वो ले लेगा रातों रात के लिए, ओवरनाइट के लिए, बोले हम कल दे देंगे सब। तो उसके पास लिक्विडिटी आ गई और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो उसकी नेट डिपॉजिट से ये ले सकता है। ठीक है, एलएएफ समझ में आई कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए लाया गया था 2000 में, ये नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। खुले बाजार में क्या कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं। ठीक है, जब सेल करेंगे तो लिक्विडिटी कम होगी और बाई करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। भाई जैसे ही मैं कहूंगा ये लो मैंने सिक्योरिटी आपको बेची थी, लाओ मेरी सिक्योरिटी वापस करो, तो मैं आपको पैसा दूंगा उतने, और जैसे ही मैं पैसा दूंगा तो तरलता बढ़ेगी। ठीक है, एसएलआर में समझ में आया, बैंकों के अपने पास खुद एक सिक्योरिटी में पैसा रखना होता है, सीआरआर में आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो, रेपो में शॉर्ट टर्म लोन लेंगे सिक्योरिटीज के बदले में बैंक आरबीआई से, रिवर्स रेपो में उल्टा कर दो, आरबीआई बैंकों से लेगा, दोनों ही शॉर्ट टर्म है। जबकि बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं जो भी बैंक हैं वो किससे, आरबीआई से। तो कॉमर्शियल बैंक किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। ये हैं आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या गुणात्मक रूप से अगर हम बात, सॉरी गुणात्मक नहीं मात्रात्मक। ठीक है, तो ये तो हुई मात्रात्मक। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव पे थोड़ा सा, इनसे क्वेश्चन हालांकि नहीं आते, बस 2 मिनट और फिर छोड़ देंगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बेटा मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है। कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू बोरोवर अगेंस्ट सर्टेन सिक्योरिटीज और एसेट। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कोई भी सिक्योरिटी या कोई एसेट के बदले में आपको लोन देते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कीप्ड एज सिक्योरिटी इज मोर देन द सैंक्शन्ड लोन अमाउंट। आप अच्छे से जानते हो कि जो भी सिक्योरिटी होती है वो आपके लोन अमाउंट से हमेशा ज़्यादा की होती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आपके 20 लाख का घर गिरवी रखा है तो वो आपको लोन 20 लाख का नहीं देंगे। मानते हो आप इस बात को बहुत अच्छे से। तो ये क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है ये।
ठीक है, तो मार्जिन आवश्यकता वाणिज्यिक बैंक उधारकर्ता को कुछ प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों के बदले ऋण प्रदान करता है। सुरक्षा के रूप में रखी गई परिसंपत्ति या संपत्ति का मूल्य स्वीकृत ऋण राशि से अधिक है। मार्जिन बना के रखते हैं ना, क्योंकि बेचना पड़ा तो तुरंत ऐसा ना हो कि रिसेशन आ जाए और वो चीज सस्ती बिके, तो भी उतना मार्जिन होना चाहिए कि सस्ती भी बिकेगी तो भी हमारा पैसा हमें मिल जाए। समझ में आ रही ना बात आपको। फिर है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अंडर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द मैक्सिमम लिमिट फॉर गिविंग लोन्स फॉर कॉमर्शियल बैंक। तो क्या करते हैं, क्रेडिट के लिए आरबीआई क्या कर रहे हैं, सेट द मैक्सिमम लिमिट गिविंग लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, while giving loans commercial bank cannot give loan more than this quota limit। तो एक निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया कि कॉमर्शियल बैंक इतना ही लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है। मतलब ऋण की रेशनिंग का मतलब क्या है बेसिकली, कि यहाँ पर जो क्रेडिट या आपकी ऋण है, बैंकों को ये निर्धारित कर दिया आरबीआई ने कि भाई आप इतना ही लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते आप। तो ऋण की रेशनिंग के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक इस कोटा सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। तो ये किस तरीके की है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में एक क्या हो गई आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी सिक्योरिटी आप रखेंगे वो लोन से ज्यादा की होगी। दूसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जब क्रेडिट की बात करेंगे तो कैसी होगी कि जितनी क्रेडिट उस बैंक को दी गई है उससे ज्यादा वो लोन नहीं दे सकता। और तीसरा है डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर देंगे कि भाई अब लाओ चलो तुम्हारा परमिट रद्द करते हैं। बैंकों को आपको पता है बीच बीच में आरबीआई बोलता है इस बैंक को बंद करो, इसका दिवाला निकल जाएगा। तो आरबीआई बहुत बड़ा सिस्टम है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या, तो क्वालिटेटिव में एक तो डायरेक्ट एक्शन, एक रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में क्या था, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, सीएलआर, एसएलआर, एलएएफ, ठीक है समझ में आ रही ना, और एमएसएफ। तो ये सब आपके किससे संबंधित हैं, तो एसएलआर आपकी, ठीक, सीआरआर आपकी। अब आप लोग बताओ पहले तो मुझे कि इतने में से कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो। जल्दी जल्दी देखिए, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएगा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। बैंक रेट बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लिक्विडिटी कम होगी। आप तो सबको कर दो जितनी है, नॉर्मली क्या हो रहा है अगर बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। रेपो में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन होंगे, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई देगा लेकिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। उल्टा कर दो रिवर्स रेपो में, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देंगे जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड है, ठीक है। सीआरआर में एक निश्चित अमाउंट अपने पास कॉमर्शियल बैंक को रखना होगा जो आरबीआई डिसाइड करेगा। तो सीआरआर अगर बढ़ेगा तो उन्हें ज्यादा अमाउंट रखना होगा, सीआरआर कम होगा तो कम अमाउंट रखना होगा। फिर इसके बाद एसएलआर में बैंकों के अपने पास लिक्विडिटी रखनी होगी, तो वो गोल्ड में हो सकती है, फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटीज में हो सकती है, ठीक। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या है, तो सिक्योरिटी को वो सेल और परचेज करता है, सेल करेगा तो लिक्विडिटी कम होगी, परचेज करेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। एलएएफ में क्या है, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो कि 2000 में आई थी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इससे बाजार में कब तरलता बढ़ानी है कब तरलता घटानी है उसको एडजस्ट करता है आरबीआई। और एमएसएफ में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या हो रहा था, तो जो शेड्यूल बैंक थे वो अपनी नेट डिपॉजिट का 24 आवर के लिए क्या कर सकते हैं, एक रात के लिए 1% आरबीआई से ले सकते हैं। ये मई 2011 में आई। इससे क्या हो रहा है ना, सीमांत सुविधा, स्थायी सुविधा से या एमएसएफ से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, कि आपको पैसे की जरूरत है, रातों रात बैंक का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, आप ले लो आरबीआई के पास से, अगले दिन आप लौटा देना। समझ में आ रही है बात। फिर क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी सिक्योरिटी आप लोगे वो ज्यादा पैसे की होगी, लोन उससे कम पैसे का होगा। क्लियर है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक को उतनी क्रेडिट देंगे उस क्रेडिट से ज्यादा बैंक लोन नहीं दे सकते। और एक डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। तो ये था आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज। तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में ये सब है आपकी, और क्वालिटेटिव में तीन जो आपकी मेन है, कौन कौन सी, मार्जिनल,
रेशनिंग क्रेडिट और डायरेक्ट एक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो अब आप पूछ लीजिए, मेरी तरफ से हो गया। बोलिए भाई लाइव क्लास में आपको ध्यान क्या रखना है। भारत का पहला भारतीय बैंक 1894 पंजाब नेशनल बैंक। भारत का संयुक्त पूंजी का पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक अच्छे से ध्यान रखना। अब पूछिए आपसे कि भाई बैंक ऑफ बंगाल कब बना, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 43। इन तीनों को मिला के अब कब बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना, एसबीआई बना, तो गोरेवाला 1952 की रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आरबीआई की बात करें तो 1920 यहां से एक सेंट्रल बैंक बनाने के लिए चैम्बरलिन कमीशन आया। 26 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। फिर आरबीआई एक्ट आया और इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गया। 37 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 37 से इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट हुआ। पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। हाँ, 43 से 49 तक रहे हैं, तो वो याद रखिएगा। हो गया क्लियर। और इसका जो आरबीआई एक्ट है, इसके शेड्यूल सेकंड में जो बैंक होते हैं वो शेड्यूल बैंक होते हैं और उनको क्या मिलता है, क्या, कौन सी छूट, 1% क्या था वो, क्या है वो, अरे कुछ भी है क्या, वो नाम क्या है उसका। नहीं, एसएलआर में तो अपने पास लिक्विडिटी रखनी है। हाँ ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ध्यान रखना, देखो यही तो है, सब पता पढ़ने के बाद पता चले हमें नाम याद नहीं आ रहा कि क्या है। एमएसएफ रखना है, मतलब एमएसएफ से हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको। पढ़ना इसको, मैं अभी पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिपीट कर लेना क्योंकि यार एक्चुअली क्वेश्चन आएंगे। अच्छा पेपर आएगा तो पूछ ले, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से पूछे, और वो पूछे कि रेपो बढ़ाते हैं तो क्या होता है या रिवर्स रेपो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तब तो अच्छा पेपर है। लेकिन वो पूछेगा पता क्या, सेबी की स्थापना कब हुई थी क्या, पीएससी वाले। अच्छा, अच्छा पेपर आए तो हमें बहुत खुशी होगी, पॉलिटी पढ़ाने का फायदा होगा कम से कम, या हिस्ट्री पढ़ाने का। चलो चलो ये देख लो आप लोग, इसको किसी को देखना है, कुछ पूछना है लाइव में बेटा, किसी का कोई प्रश्न लाइव वाले, पहले तो रिप्लाई करो, समझ तो आ गया या बना दिया हमने अर्थशास्त्री आप लोगों को, पक्का आ गया। कम समय में ज्यादा पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप समझ नहीं सकते हो मेरे ऊपर क्या बीतती होगी, लेकिन आपको समझाना भी है और याद भी कराना है। हाँ पीडीएफ में, जी बिल्कुल, अभी पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ। योगी बंद कर दो।